वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज डेली करेंट अफेयर्स के सेशन में 13 फरवरी के सेशन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं 13 फरवरी की संपूर्ण एवं महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो पहला टर्म है समर्पण दिवस। समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के विचारक और भारतीय जनता पार्टी के अग्रदूत राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के पूर्व नेता थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के विचारक थे और जनता पार्टी के अग्रदूत नेता के रूप में भी अपना कार्य किया है। नेक्स्ट है वे दिसंबर 1967 में जनसंघ के अध्यक्ष बने थे, यानी आरएसएस का अध्यक्ष 1967 में बने थे एवं 11 फरवरी 1968 में उनका निधन हो गया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ें हम एवं नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट है रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। तो ये तमिल भाषा में ऊपर कुछ लिखा गया है, ये आपको अगर पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा क्या लिखा हुआ है। तो रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया है। तमिल फिल्म कुजंगल को टाइगर अवार्ड जीता है। तो कुजंगल फिल्म जो है तमिल फिल्म है जो टाइगर अवार्ड से वो नवाजा गया है। तमिल फिल्म कुजंगल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 के 50वें संस्करण में टाइगर पुरस्कार जीता है। तो तमिल का फिल्म है कुजंगल जो टाइगर अवार्ड के लिए पुरस्कार जीता है। बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया टाइगर पुरस्कार इस फेस्टिवल का शीर्ष स्थान है। उसका बेस्ट फिल्म के रूप में टाइगर पुरस्कार फेस्टिवल का शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कुजंगल का अर्थ है कंकड़, यानी कंकड़ इसका अर्थ है कुजंगल का। इसे नयनतारा द्वारा निर्मित तथा विनोद राज पीएस द्वारा निर्देशन किया गया है। ये डायरेक्टर उसका विनोद राज के द्वारा है एवं नयनतारा इसके निर्माताकार के रूप में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म और पहली तमिल फिल्म है। अगर स्टेट के रूप में इसका किया जाए तो तमिल का दूसरा फिल्म है या दूसरा तमिल के रूप में आता है एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय फिल्म एवं तमिल राज्य का पहला फिल्म है। नेक्स्ट है मलयालम निर्देशक शशिधरन द्वारा निर्देशित फिल्म दुर्गा थी। जो मलयालम निर्देशक हैं, मलयालम डायरेक्टर है, इनका नाम है शशिधरन द्वारा। तो शशिधरन द्वारा निर्देशित जो पहली भारतीय फिल्म थी वो दुर्गा थी। तो पहली भारतीय फिल्म दुर्गा थी एवं दूसरी अगर किसी राज्य की फिल्म के बारे में बात की जाए तो राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गोवा यूएलबी सुधारों को पूरा करने वाला छठा राज्य बन गया है। तो गोवा यूएलबी सुधारों को पूरा करने वाला छठा राज्य बन गया है। गोवा का कुछ मैप ये देख लेते हैं, गोवा का नज़ारा है एवं नीचे चलते हैं इस पे। गोवा व्यय विभाग द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। यह अब ओपन मार्केट उधारों के माध्यम से 223 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य हो गया है। वित्तीय संसाधन जितना भी फिनंशियल रिसोर्स को जुटाने वाला का योग्य हो गया है गोवा को, जो 223 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का योग्य हो गया है। इसके अतिरिक्त भी धन ये जुटा सकता है।
नेक्स्ट है गोवा शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा करने वाले 5 अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना में शामिल हो गया है। तो इनसे पहले ये 5 राज्य इनसे शामिल थे एवं गोवा को छठा राज्य के रूप में शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। तो ट्रैक्टर में भी अब सीएनजी चालित होगा। जो सीएनजी से 4 व्हीलर वगैरह चलते थे हम लोग कॉमर्शियल वाहने एवं अन्य सारे वाहन, तो उसके जगह पे अब ट्रैक्टर भी सीएनजी गैस से चलेगा, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से ट्रैक्टर का भी प्रचलन किया जाएगा। तो देखते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 12 फरवरी 2021 को भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर जिसे सीएनजी में परिवर्तित किया गया है। तो डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर को सीएनजी में परिवर्तन किया गया है, जो औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। जो औपचारिक रूप से नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री हैं, नितिन जयराम गडकरी जी, वो 12 फरवरी 2021 को भारत का पहला डीजल ट्रैक्टर जो था उसका इंजन में बदलाव करके सीएनजी में बदल दिया गया है। तो नेक्स्ट है रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशन एंड टोमासेटो अचीले इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया रूपांतरण लागत कम करके किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद करेगा। तो किसानों को आय बढ़ाने में मदद करेगा एवं कम लागत से बना है, इसलिए यह काफ़ी योगदानी एवं बढ़िया साबित होगा। नेक्स्ट है किसानों को ईंधन की लागत पर सालाना 1 लाख रुपये से अधिक की बचत होगी। जो ईंधन में पहले जलते थे किसान को ट्रैक्टर में, वो 1 लाख रुपये से अधिक की बचत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि सीएनजी के ट्रैक्टर चलने के बाद उनकी बचत काफ़ी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट है कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशाला। तो जो कोविड-19 है उनके परीक्षण के लिए, रिसर्च के लिए मोबाइल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। तो देखते हैं, कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशालाएं जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में उपलब्ध कराई जाएगी। तो पूरे महाराष्ट्र में उपलब्ध करा दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 11 फरवरी 2021 को कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 प्रयोगशाला वैन शुरू कर दिया है। तो वैन है उसका मोबाइल प्रयोगशाला वैन है, एक गाड़ी के माध्यम से देख रहे हैं। इस गाड़ी के माध्यम से इसमें अपना पीपीई किट पहने डॉक्टर्स होंगे एवं जब आप फ़ोन करिएगा वो आपके पास तैनात रहेगा। ये मोबाइल प्रयोगशालाएं प्रतिदिन 3000 परीक्षण कर सकती है और रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध कराएगी। काफ़ी फास्ट है। 3000 परीक्षण पर डे वो करने का लक्ष्य है उनका, एवं 24 घंटे में उसका रिपोर्ट भी आपको सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट है 2020 तक मुंबई और पुणे में केवल 2 प्रयोगशालाएं परीक्षण में किया जाता था। इसके पहले 2020 तक वो 2 ही प्रयोगशाला था जो परीक्षण जांच कर सकते थे, लेकिन अब 500 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं। तो लैबोरेटरी के बारे में किया जाता है कि पहले 2 ही थे, लेकिन अब 500 से अधिक बन गए हैं। कोविड-19 ये चीन की शहर वुहान से इसकी स्थापना एवं उत्पत्ति हुई है। ये ऐसा देश माना जाता है, दुनिया में सबसे बर्बाद करने वाला देश चीन है। और चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग है और उनका राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। नेक्स्ट चलते हैं, जीएमसी न्यूक्लियर मेडिसिन में ओपीडी सेवाएं शुरू हुआ है। तो जीएमसी न्यूक्लियर मेडिसिन में ओपीडी सेवाएं शुरू हुआ है। तो देखते हैं, मरीज की देखभाल में सुधार के लिए एक बड़ी पहल में जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने न्यूक्लियर मेडिसिन में ओपीडी सेवा शुरू की है। तो ये जम्मू कश्मीर का न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर का करेंट अफेयर्स है।
अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इसे जम्मू एवं लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी में इनका विभाजन कर दिया गया है। अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख के वहाँ राज्यपाल हैं आर.के. माथुर एवं जम्मू कश्मीर की राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। पहले राज्यपाल थे उनकी गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसे वहाँ से स्थानांतरित करने के बाद हटाने के बाद उन्हें सीएजी के तौर पर नियुक्त किया गया है एवं उनकी जगह पे मनोज सिन्हा को वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ओपीडी क्षेत्रीय कैंसर केंद्र विभाग में शुरू में सप्ताह में 2 बार यानी प्रत्येक सोमवार और बुधवार को संचालित होगी। तो ओपीडी क्षेत्रीय कैंसर केंद्र विभाग में सप्ताह में 2 दिन यानी सोमवार और बुधवार को संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने न्यूक्लियर मेडिसिन में डॉक्टर सुधीर शर्मा द्वारा परामर्श प्रदान किया जाएगा। तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से न्यूक्लियर मेडिसिन में ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन है वहाँ से उसी के डॉक्टर सुधीर शर्मा द्वारा ये परामर्श प्रदान किया जाएगा। सुधीर शर्मा के द्वारा इनको एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हीं के सलाह से इनका कार्यों का आगे बढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट है सतीश्वर बालकृष्णन। तो सतीश्वर बालकृष्णन को एज़िगॉन लाइफ के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में सतीश्वर बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है। तो आगे देखते हैं भारत की पहली डिजिटल एकमात्र जीवन बीमा कंपनी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने सतीश्वर बालकृष्णन को मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। तो ये उनका तस्वीर है एवं उन्हें एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है एजीगोन लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में। तो इसका बात करते हैं। एजीगोन लाइफ में आने से पहले उन्होंने इंडिया फर्स्ट लाइफ एवं रिलायंस लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के साथ कार्य किया है। तो इसके पहले इन्होंने पिछले कई सारे लाइफ इंश्योरेंस में कार्य कर लिया है। इधर रिलायंस में भी कार्य किया है, उसके बाद आईसीआईसीआई में भी काम किए हैं इन्होंने। यह योग्यता से चार्टर अकाउंटेंट है। जो एलिजिबिलिटी इनकी है वो चार्टर अकाउंटेंट की है। एवं सतीश्वर ने जो जुलाई 2019 में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे, एज़िगॉन लाइफ को एक डिजिटल केबल जीवन बीमा कंपनी में बदल देंगे। तो नेक्स्ट है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। मेरी टाइम इंडिया समिट 2020 यानी 2 मार्च से। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2021 को मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 की उद्घाटन करेंगे। तो मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। यह 2 मार्च या 4 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 2 से 4 मार्च तक किया जाएगा। इसका आयोजन पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी FICCI के साथ मिलकर औद्योगिक साझेदारी के रूप में किया जा रहा है। तो ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो पार्टनरशिप है उसके रूप में किया जा रहा है। ये पतन एवं पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय द्वारा ये तीनों मंत्रालय का सम्मिश्रण से वाणिज्य उद्योग महासंघ के साथ मिलकर औद्योगिक इंडस्ट्रियल साझेदारी के रूप में किया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जो 2 मार्च से 4 मार्च तक आयोजित की जाएगी। तो ये देखिए मनोहर लाल खट्टर जी हैं हरियाणा के
चीफ मिनिस्टर। तो ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपया देगा। अब हरियाणा की बात है, हरियाणा तो खेल कूद में आगे हैं, किसी भी मेडल में, चाहे वो कुश्ती में हो, रेसलर में हो, अन्य सारी प्रतियोगिता में हरियाणा काफ़ी अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। तो देखते हैं, हरियाणा मंत्रिमंडल ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाइड करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के पैसे के रूप में 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये देखिए यहाँ पे तैयारी के पैसे के रूप में, और नेक्स्ट में उसमें क्या क्या तैयार उनमें करना है, किस प्रकार से प्रिपेयर होना है, इसके लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 5 लाख रुपये वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, सरकार ने एक अलग कैडर बनाने का भी फैसला किया है, जिसके तहत ग्रुप ए में डिप्टी डायरेक्टर के 50 पद हैं। ये अलग से रूप में एक कैडर बनाएंगे, जिसको डिप्टी डायरेक्टर के रूप में जो ग्रुप ए का हो उसका 50 पद रहेगा। सीनियर कोच 100 पद, और ग्रुप बी में कोच 150 पद रहेंगे, और ग्रुप सी में जूनियर कोच के पद लगभग 250 पद स्वीकृति किए गए हैं। तो ये कैडर बनाने का ही फैसला किया है, यानी खेल में कैडर बनाएंगे मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। तो अलग अलग ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत, जिसमें ग्रुप ए में 50 पद, ग्रुप बी में सीनियर कोच होंगे जिसमें 100 पद होंगे, और बी में 150 पद होंगे, और सी में जूनियर कोच के 250 यानी 250 पद को स्वीकृति किया गया है। नेक्स्ट है मानसा वाराणसी। तो मानसा वाराणसी VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन जीता है। तो मानसा वाराणसी के द्वारा VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन जीता गया है इनके द्वारा। ये सुंदरी हैं। नेक्स्ट है, तो देखते हैं इनके बारे में क्या क्या टर्म दिया गया है। तेलंगाना की मानसा बनारसी को VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के विजेता का ताज पहनाया गया है। तो जिसको यह ताज पहनाया गया है वो तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती है। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2014 में आंध्र प्रदेश से विभाजन करके किया गया था। तो मानसा वाराणसी को ताज राजस्थान की मिस इंडिया 2019 की विजेता सुमन रतन सिंह द्वारा पहनाया गया है। तो ये इसके पहले 2019 की विजेता थी सुमन रतन सिंह, उन्हीं के द्वारा यह ताज के रूप में उनको पहनाया गया है। 23 वर्षीय मानसा अब दिसंबर 2021 में 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी जो मिस वर्ल्ड होगा 2021 में, उसको मानसा के द्वारा, यानी मानसा वाराणसी के द्वारा। मानसा वाराणसी रहने वाली कहाँ की है? तेलंगाना की। हैदराबाद में जन्मी मानसा बनारसी पेशे से इंजीनियर है और एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एनालिस्ट के रूप में कार्यरत है। तो इन्होंने पहले से कार्यरत था इंफॉर्मेशन में, और हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RBI ने 8 से 12 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। तो RBI के द्वारा 8 से 12 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो देखते हैं RBI के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय शिक्षा का प्रसार करने के लिए 8 से 12 फरवरी 2021 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी फिनेंशियल लिटरेसी वीक के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो फिनेंशियल लिटरेसी डे के रूप में मनाने का किसने घोषणा किया है? तो RBI के द्वारा। तो देखिएगा नीचे है, RBI साल 2016 में हर साल एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह का
आयोजन पूरे देश में कर रहा है। ये 2016 से आरबीआई के द्वारा इस प्रकार की योजना का स्थापना कर दिया गया था। 2016 से इन दिन बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे सूचना का प्रसार और करें और अपने ग्राहकों को आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करें। जितना भी उनको ग्राहक है उनको एडवाइस एवं जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धोखाधड़ी का शिकार ना हो, इधर उधर की बातों में ना आए एवं कई सारे ऐसी नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे बचने की सलाह दिया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई आम जनता के लिए आवश्यक वित्तीय जागरूकता संदेश को प्रसारित करने में के लिए फरवरी 2021 के महीने के दौरान एक केंद्रीकृत जन मीडिया अभियान चलाएगा। जन मीडिया अभियान चलाने का भी आरबीआई का निर्देश है कि लोग जागरूकता हो, आम जनता को जागरूक हो इनके बारे में। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान से सभी लोग जुड़े, जागरूक हों, इसके लिए चलाया गया है। नेक्स्ट है WHO EU ने टीके के प्रसार का कार्यक्रम शुरू किया है। तो इन प्रसार किया जाएगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो WHO और यूरोपियन संघ, ये EU है जो यूरोपियन यूनियन है। WHO और यूरोपियन यूनियन ने टीके के प्रचार के लिए कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है। तो चलते हैं इनकी टर्म पे, क्या क्या इनका टर्म है। WHO और यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन 40 मिलियन यूरो यानी $48.5 मिलियन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। यह 6 वर्ष कहाँ गया, हाँ, यह 6 पूर्व सोवियत गणराज्यों में कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करने में मदद करेगा। हेल्प करने के लिए इसका स्थापना किया गया है। कार्यक्रम में आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन और मोल्दोवा शामिल होंगे। ये सब देश को शामिल किया जाएगा। आगे है एस्ट्राजेनेका का टीका टीकों के प्रसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। तो टीकों के प्रसार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा एस्ट्राजेनेका। अनुशंसित खुराक में 8 से 12 सप्ताह के अंतराल पर 2 खुराक दी जाएगी। तो ये जो 8 से 12 सप्ताह है, ये बीच में अंतर होगा, इनका बीच में इसका गैप किया जाएगा एवं 2 खुराक देने की योजना बना रहा है। तो WHO और EU यानी यूरोपियन यूनियन ने टीके के प्रसार का कार्यक्रम शुरू किया है। जो इन्होंने कार्यक्रम में आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन और मोल्दोवा को शामिल करेंगे एवं उनकी मदद से सप्ताह में यानी 8 से 12 सप्ताह के बीच में 2 खुराक दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति भवन का वार्षिक उदयनोत्सव शुरू हो गया है। तो ये राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद के द्वारा एवं उनकी पत्नी हैं, ये बीच में उनकी पत्नी खड़ी हुई हैं और ये राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति भवन का वार्षिक उदयनोत्सव शुरू किया है। तो राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति के द्वारा यह शुरू किया गया है। मुगल गार्डन आम जनता के लिए सोमवार के अलावा 13 फरवरी यानी सोमवार के अलावा 13 फरवरी से 21 मार्च तक 10 बजे से 5 बजे के बीच खुले रहेंगे। तो मुगल गार्डन वहाँ के काफ़ी मनोहर दृश्य है, फूलों की बागिया से पूरा झूम रहा है एकदम। उनको आम जनता के लिए 13 से यानी 21 मार्च तक खोलने का आयोजन किया गया है। तो 13 यानी आज से 21 मार्च तक खुला रहेगा। जो भी व्यक्ति जाना चाहते हैं वहां जा कर के उन बागियों एवं फूलों का लुत्फ़ उठाएं। अगला टर्म है, ऐतिहासिक उपायों के रूप में वॉक इन प्रविष्टि उपलब्ध नहीं होगी। तो अलग से घूमने फिरने का उपाय में नहीं परमिशन दिया गया है, उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, आगंतुकों के लिए अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से बगीचे को देखने की अनुमति दी जाएगी। जो भी आने वाले व्यक्ति होंगे उनको पहले बुकिंग कराना होगा। बुकिंग करने के बाद इस बगीचे को
एवं फूल बगिया को देखने की अनुमति मिलेगी। तो पहले बुक कराइए, बुक कराने के बाद आपको जाने मिलेगा। ऐसा नहीं कि इधर से उठ पुठ के अपना चल पड़े कि जाने के बाद सबको वहाँ घूमने मिलेगा ही। ये देखिए, जो कड़ी निंदा करने वाले हैं, कड़ी चेतावनी देने वाले व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी। तो देश के मंत्री राजनाथ सिंह, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन करेंगे। यानी राजनाथ सिंह के द्वारा, जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी 2021 को जल अभिषेकम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में निर्मित 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का आभासी रूप से उद्घाटन करेंगे। यानी यहाँ से रिमोट के ज़रिए वहाँ मध्य प्रदेश में 11 जनवरी को जल अभिषेकम, ये देखिए अभियान का नाम है। मेन रूप से यह इस अभियान पूछा जाएगा कि जल अभिषेकम अभियान किस राज्य से संबंधित है, तो ये राज्य मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में मामा की सरकार है। नेक्स्ट टर्म है महात्मा गांधी नरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इन संरचनाओं का निर्माण किया गया था। तो महात्मा गांधी नरेगा और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये दोनों की सम्मिश्रण योजना है एवं दोनों की सम्मिश्रण योजना के तहत ही 2,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये जो 2,000 करोड़ की लागत है, इसी संरचना के निर्माण के लिए जल अभिषेकम कार्यक्रम को मिलाया गया है एवं इससे ही संबंधित वो ऊपर वाली योजना है। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर बस स्टैंड सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। तो बस स्टैंड के साथ साथ वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, खरीदारी का सामान भी वहाँ बस स्टैंड में ही मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा सुविधा दिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या टर्म लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल मनोज सिन्हा, यानी वहाँ का उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 फरवरी 2021 को जम्मू में सामान्य बस स्टैंड सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मल्टी लेवल पार्किंग उद्घाटन किया है। तो वहाँ से जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर का मनोज सिन्हा, ये भी टर्म याद रखिएगा। 11 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में सामान्य बस स्टैंड, वहाँ पे बस स्टैंड सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है निर्माण 213 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 213 करोड़ की रुपया लागत से किया गया है। जो बस स्टैंड से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है उसका लागत 213 करोड़ है। यह माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की मदद करेगा और जम्मू के लोगों की समस्या का समाधान करेगा। और इसके ये दोनों व्यक्ति, जम्मू कश्मीर की समस्या यानी बेरोजगारी भी, वहाँ रोजगार मिल जाएगा वहाँ, एवं जम्मू कश्मीर के जो माता वैष्णो देवी तीर्थयात्री होंगे उनको भी एक ही जगह सब कुछ मुहैया मिल जाएगा, तो आसान हो जाएगा। और इसके द्वारा सामना की जा रही कि यातायात की भीड़ की समस्या को हल करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। ऐसा ही माना जा रहा है कि जितना भी जाम ट्रैफिक वाला समस्या है वो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, विश्व रेडियो दिवस, यानी विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। ये रेडियो है, आकाशवाणी से समाचार पहले लोग इसी से सुना करते थे, लेकिन आज मोबाइल एवं टेलीविज़न का ज़माना में रेडियो के कहाँ पीछे छोड़ दिया, आज बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो इसी के बारे में आज दिनांक 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 13 फरवरी को रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही रेडियो दिवस हर एक 13 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस विश्व रेडियो दिवस में रेडियो के महत्व और लोगों के इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मानता है, मतलब जागरूकता बढ़ाने के लिए ये काफ़ी उच्च पहल मानता है संयुक्त राष्ट्र इसे। साथ ही
प्रशासकों, जितना ही प्रचारक इसका है, प्रसारकों को रेडियो के जरिए सूचना पहुंचाने और सुगमता प्रदान करने के लिए ये प्रोत्साहित करता है। तो ये प्रोत्साहित करता है सूचना प्रदान करने के लिए, सही प्रकार का न्यूज़ प्रदान करने के लिए। लेकिन आज रेडियो का ज़माना काफ़ी कम एवं थम सा गया है। देखते हैं, इसके अलावा इसका उद्देश्य प्रचारकों के बीच नेटवर्किंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ाना है। जितना भी प्रसारक होगा, इनके बीच नेटवर्किंग और इंटरनेशनल जो हेल्प होगा वो समन्वय से बढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, यहीं तक लास्ट रहा। तो 13 फरवरी का पूरा करंट अफेयर्स का निचोड़ इस क्लास के माध्यम से मुहैया करा दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स को शेयर एवं लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे। बाय बाय, धन्यवाद।